Dear friends, Nursing Academy presents Mosby and Clex RN Series 20 edition Circulatory System Question number 81 to 90. प्यारे साथियों, read now, share now and subscribe now. आपका नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। यदि आपको कोई क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8360069703 पे। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 81. A nurse is advising a client about the risk associated with failing to seek treatment for acute pharyngitis caused by beta hemolytic streptococcus. For what health problem is the client at risk? Option 1 asthma, option 2 anemia, option 3 endocarditis, option 4 Ray's syndrome. एक क्लाइंट है जिसको एक्यूट फेरेंजाइटिस बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के साथ इन्फेक्टेड है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम में से सबसे ज्यादा रिस्क पे होगा? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्यों? क्योंकि जो एक्यूट फेरेंजाइटिस जो कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस से कोज्ड है वो हार्ट की कार्डियक लेयर को एंडोकार्डियम लेयर को इफेक्ट करेगा। देन सबसे ज्यादा चांसेस एंडोकार्डाइटिस होने के होते हैं। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? एंडोकार्डाइटिस। अस्थमा एलर्जिक फैक्टर से होता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। रेल सिंड्रोम एस्प्रिन के कॉम्प्लिकेशन के कारण होता है। रेशनल देखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड थ्रू द सर्कुलेशन टू द हार्ट। स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हार्ट के सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन से हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस रिजल्ट एंड अफेक्ट द वॉल ऑफ द हार्ट। उसके कारण स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस जहां पे भी आइटिस वर्ड लगा हो किसी भी वर्ड टर्म के आगे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। एंडोकार्डियम का मतलब है हार्ट की आउटर लेयर एंडोकार्डियम देन उसके अंदर इन्फ्लामेशन को हम एंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। वो उसके साथ साथ जो हार्ट के वॉल हैं उनको भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. व्हाट इफेक्ट ऑफ एंजाइटी makes it particularly important for the nurse to allay the anxiety of client with heart failure? Option 1 increase the cardiac workload, option 2 interfere with the usual respirations, option 3 produce an elevation in temperature, option 4 decrease the amount of oxygen used. एक क्लाइंट है हार्ट फेलियर का जिसको एंजाइटी हो रखी है हार्ट फेलियर का नाम कि उसका हार्ट फेल हो गया। उस एंजाइटी को दूर करने के लिए, एले का मतलब होता है दूर करना, रिमूव करना, दूर करने के लिए कौन सा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इंक्रीज द कार्डियक वर्कलोड। क्या होता है, जैसे ही क्लाइंट जो कि हार्ट फेलियर है या जैसे ही नॉर्मल पर्सन का एंजाइटी बढ़ता है तो उसका कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि उसका धड़कन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट पंप ज्यादा पंप करना शुरू कर देता है, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उसको पंपिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन इसलिए हमें उसका एंजाइटी दूर करने की जरूरत है। रेशनल देखिएगा, irritability and restlessness associated with anxiety. एंजाइटी के साथ साथ क्लाइंट इरिटेबल होता है, रेस्टलेसनेस रहता है। इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। एंजाइटी क्या करती है? क्लाइंट की मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जो कि जिससे हार्ट का पंपिंग सिस्टम फास्ट होता है, उससे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है। तो जो हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो वी शुड रिमूव द एंजाइटी। एंजाइटी डज नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर विथ रेस्पिरेशन। एंजाइटी डायरेक्टली रेस्पिरेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। एंड इंक्रीज इन कार्डियक वर्कलोड ऑल विल इंक्रीज रेस्पिरेशन। जैसे कार्डियक लोड बढ़ेगा रेस्पिरेट रेट बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं रेस्पिरेशन में। Anxiety alone usually does not elevate the body temperature.
एंजाइटी का बॉडी टेम्परेचर के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। एंजाइटी कैन cause and increase the amount of oxygen used and lead to increased respiration. एंजाइटी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकती है जिससे उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, बट दिस वन इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83, व्हाट शुड द नर्स डू टू हेल्प एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। नर्स हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा को एलिवेट करने के लिए क्या हेल्प करेगी, क्लाइंट की का डिस्ट्रेस एलिवेट करने के लिए क्या हेल्प करेगी। ऑप्शन 1, इंक्रीज फ्रीक्वेंट कफिंग, फ्रीक्वेंट कफिंग को इंक्रीज करेगी। ऑप्शन 2, एलिवेट द क्लाइंट्स लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्लाइंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करेगी। ऑप्शन 3, प्रिपेयर फॉर मॉडिफाइड पोस्टुरल ड्रेनेज, मॉडिफाइड पोस्टुरल ड्रेनेज के लिए प्रिपेयर करेगी। ऑप्शन 4, प्लेस द क्लाइंट इन ऑर्थोपेनिक पोजिशन, क्लाइंट को ऑर्थोपेनिक पोजिशन के लिए पोजीशन में प्लेस करेगी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, प्लेस द क्लाइंट इन ऑर्थोपेनिक पोजीशन। रेशनल देखिएगा, ऑर्थोपेनिक पोजीशन अलाउ मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन क्यों करेगी कि हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन के अंदर जो हार्ट वॉल्स हैं वो स्वेलिंग हो जाती है उनमें, तो लंग्स को एक्सपेंशन फैलने के लिए स्पेस कम मिल पाता है। तो नर्सेस का प्रायोरिटी रहेगा कि ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करवाए जिससे लंग्स मैक्सिमम फैल सके, बिकॉज ग्रेविटी रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल विसरा ऑन द डायफ्राम एंड लंग्स। लंग्स और जो डायफ्राम लंग्स है उसको जो प्रेशर ग्रेविटी से रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेसिव कफिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्मोनरी एडिमा डज नॉट नीड टू इंक्रीज। जो ऑप्शन दिया है इंक्रीज फ्रीक्वेंट कफिंग, कफिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन पल्मोनरी एडिमा के साइन सिम्टम्स हैं, उसमें उनका कोई एलिवेट करने में रोल नहीं करेगा। एलिवेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज शुड बी अवॉइडेड because it increase venous return, placing an increased workload on the heart. एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज हमें अवॉइड करना चाहिए पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर की कंडीशन में, क्योंकि ये हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ाएगा। दो कंसेप्ट याद रखना है, यदि सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम या राइट हार्ट फेलियर के कारण एंकल्स में एडिमा है तो हम एलिवेशन करेंगे। यदि हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा लंग्स में क्या है स्वेलिंग है, एडिमा की कंडीशन है, तो उसको हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। दोनों जस्ट अपोजिट है। राइट हार्ट फेलियर वी शुड प्रोवाइड एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज, इफ लेफ्ट हार्ट फेलियर या रिलेटेड टू लंग्स प्रॉब्लम देन वी शुड प्रोवाइड द ऑर्थोपेनिक पोजीशन। पोजिशनिंग फॉर पोस्टुरल ड्रेनेज डज नॉट रिलीव एक्यूट डिस्निया, पोस्टुरल ड्रेनेज की जो पोजीशन है वो डिस्निया को रिलीव नहीं करेगी। इट इंक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट, वो वेनस रिटर्न या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वेनस का जो फ्लूइड है उसको हार्ट की तरफ खींच के लाएगी। तो पोजिशनल और पोस्टुरल ड्रेनेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करवाना, जिससे लंग्स को एक्सपेंशन या फैलने का स्पेस मिल सके। Next, question number 84. A nurse is providing discharge instructions to the client who experience an anterior septal MI. What statement by the client indicate to the nurse that there is a need for further teaching? एक क्लाइंट है जिसको एंटीरियर सेप्टल मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है कि उसको नेक्स्ट टीचिंग की आवश्यकता है या फर्दर टीचिंग की आवश्यकता है। ऑप्शन 1, आई वांट टू स्टे as pain free as possible. Option 2, I am not good as remembering to take medications, मुझे मेडिकेशन लेना याद नहीं रहता। ऑप्शन 3, I should not have any problem in reducing my salt intake, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जो नमक लेना है मेरा डेली का वो कम करना पड़े। I wrote down my medication information for further reference, मुझे फर्दर रेफरेंस के लिए मेडिकेशन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना। Guess the correct answer. Correct answer is option 2. I am not good at remembering to take medication. मतलब क्लाइंट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है नर्स को कि मुझे दवाइयां लेना, मेडिकेशन लेना याद नहीं रहता। एंटीरियर सेप्टम एमआई का है तो उस कंडीशन में उसको फर्दर
इंफॉर्मेशन या फर्दर टीचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। रेशनल देखिएगा, नोट adhering to the treatment regimen may interfere with the effective resolution of the MI and further intervention is necessary। क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंटीरियर सेप्टल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, तो उसको लिए यदि वो ऐसे मना करता है कि मुझे याद नहीं रहता, मैं टाइम पे ले नहीं सकता, उस कंडीशन में उसको फर्दर टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 2 hours after a cardiac catheterization that was assessed via the right femoral route। एक क्लाइंट है जिसको राइट femoral रूट के द्वारा कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है। एंड एडल्ट क्लाइंट कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड पेन इन द राइट फुट। क्लाइंट राइट फुट के अंदर नमनेस और पेन की कंप्लेन कर रहा है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? नर्स कौन सा एक्शन फर्स्ट लेगी? ऑप्शन 1, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेगी। ऑप्शन 2, चेक द क्लाइंट्स पेडल पल्स, क्लाइंट के पेडल पल्स को चेक करेगी। ऑप्शन 3, टेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, क्लाइंट का बीपी चेक करेगी। ऑप्शन 4, रिकॉग्नाइज द रेस्पॉन्स इन इज एक्सपेक्टेड, रेस्पॉन्स नॉर्मल कंडीशन में। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, चेक द क्लाइंट्स पेडल पल्सेस। यदि कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर उसके अंदर नमनेस एंड पेन की कंडीशन डेवलप हो रहा है, तो उसका बेसिक मीन है कि उसका सर्कुलेशन इंटरप्ट हुआ है, सर्कुलेशन प्रभावित हुआ है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में नर्स को चाहिए कि वो उसका पेडल पल्सेस चेक करे, जिस भी रूट के द्वारा उसके डिस्टल प्लेस पे उसका पेडल पल्सेस चेक करना है। रेशनल देखिएगा, दीज सिम्टम आर एसोसिएटेड विथ कॉम्प्रोमाइज्ड आर्टेरियल परफ्यूजन। मींस नमनेस एंड पेन की कंडीशन के कारण उसका जो सर्कुलेशन है, आर्टेरियल परफ्यूजन है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सप्रेस्ड है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। ए थ्रोम्बोसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्यूमरल आर्टेरियल कार्डियक कैथेटराइजेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होना आर्टेरियल कार्डियक कैथेटराइजेशन का। मस्ट बी सस्पेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स इन द एक्सट्रीमिटी बिलो द एंटायर साइड। जो जहां से इंसर्ट हुआ है उसके दूरस्थ स्थान पे, डिस्टल प्लेस पे, उसमें यदि थ्रोम्बोस प्रेजेंट है तो पेडल पल्सेस फील नहीं होगा। ए सर्कुलेटरी असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड फर्स्ट। सबसे पहले सर्कुलेटरी असेसमेंट करना है। यदि पेडल पल्स है, ओके है, तो उसको इन्फॉर्म करना नहीं है। यदि प्रॉब्लम आ रहा है, देन शुड बी inform to healthcare provider, may or may not need to be notified immediately, concern the result of assessment। assessment के बाद हमें इन्फॉर्म करना है। जितना भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हम नर्सिंग प्रोसेस का रूल फॉलो करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस जैसे फर्स्ट असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हमें असेसमेंट करना है, उसके बाद इन्फॉर्म करना है। दिस इज अननेसेसरी द सिम्टम्स इंडिकेट ए लोकल पेरिफेरल प्रॉब्लम, नॉट ए सिस्टमेटिक और कार्डियक प्रॉब्लम। बीपी लेना, ब्लड प्रेशर लेना एक पेरिफेरल सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। यदि सिस्टमेटिक और कार्डियक प्रॉब्लम होती उस क्लाइंट के अंदर, उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता, तो हम उसका ब्लड प्रेशर को प्रायोरिटी देते। रिकॉग्नाइज द रेस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इज नॉट एक्सपेक्टेड, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ए क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टंट दैट वाज accomplished via access through the femoral artery। एक क्लाइंट है जो कि कोरोनरी आर्टरी स्टंट के बाद वार्ड किसमें, सर्जिकल यूनिट में शिफ्ट किया गया है, जिसका कोरोनरी आर्टरी स्टंट फ्यूमरल आर्टरी के द्वारा हुआ। व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स कंसीडर द प्रायोरिटी व्हेन असेसिंग द क्लाइंट? जब नर्स क्लाइंट को असेस कर रही है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन 1, एक्यूट पेन। ऑप्शन 2, इंपेयर्ड मोबिलिटी। ऑप्शन 3, इंपेयर्ड स्वेलिंग। ऑप्शन 4, hematoma formation। Yes, the correct answer. Correct answer is option 4, hematoma formation। hematoma formation या थ्रोम्बोस फॉर्मेशन या सर्कुलेशन चेक करना कोरोनरी आर्टरी स्टंट या कार्डियक कैथेटराइजेशन में प्रायोरिटी रहेगी। रेशनल देखिएगा, रेशनल बिकॉज द फ्यूमरल आर्टरी इज लार्ज, फ्यूमरल आर्टरी लार्ज होती है, इट हैज द पोटेंशियल फॉर हेमेटोमा फॉर्मेशन। ये हेमेटोमा फॉर्मेशन और थ्रोम्बोस फॉर्मेशन और हेमरेज के लिए पोटेंशियल होती है आफ्टर सर्जरी के बाद। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उस फ्यूमरल आर्टरी को चेक करना कि उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हुआ, हेमेटोमा फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, उसका सर्कुलेशन तो ओके है। द क्लाइंट शुड नॉट बी इन ए पेन आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद एक्यूट पेन इज नॉर्मल कंडीशन, माइल्ड पेन इज नॉर्मल कंडीशन। यदि ज्यादा पेन है देन इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन। Although the leg used for circulatory access must be kept extended and immobile for several hours,
जनरली कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक स्टंटिंग के बाद जिस रूट से हुआ है फेमोरल आर्टरी, उसको हम 6 से 8 घंटे तक इमोबिलाइज कंडीशन में रखते हैं, उसका सर्कुलर एक्सेस या ब्लीडिंग प्रिवेंशन के लिए। द एबिलिटी टू सोलो इज नॉट अफेक्टेड, निकलने की जो एबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होती है, बिकॉज कॉन्शियस सेडेशन नॉट जनरल एनेस्थीसिया यूज, क्योंकि इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ पॉसिबल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक क्लाइंट एमआई के साथ के डायग्नोसिस के साथ एडमिट हुआ है एंड ए सीरीज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑर्डर, भिन्न भिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑर्डर किया। विच ब्लड लेवल शुड द नर्स एक्सपेक्ट विच इंक्रीज फर्स्ट इफ द क्लाइंट हैज हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्लाइंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सबसे पहले नर्स कौन सा ब्लड लेवल इंक्रीज होगा एक्सपेक्ट करेगी। मतलब एमआई की कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि एमआई की कंडीशन में सबसे पहले कौन सा ब्लड लेवल इंक्रीज होता है। ऑप्शन 1 एएलटी, ऑप्शन 2 एएसटी, ऑप्शन 3 टोटल एलडीएच, ऑप्शन 4 ट्रोपोनिन टी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ट्रोपोनिन टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप अपने नोटबुक में लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए की पॉइंट बना लें। इसका रेशनल देखिएगा, सारी चीजें क्लियर करना है। ट्रोपोनिन टी, हम एमआई के अंदर सबसे पहले ट्रोपोनिन टी बढ़ेगा। इसके लिए याद करने का कंसेप्ट क्या है, हम सबसे पहले टोपी पहनाते हैं। सबसे पहले क्या पहनाते हैं, टोपी। जो पैसे वाला होता है उसको टोपी पहनाने का काम करते हैं। तो एमआई में दिल धड़केगा, दिल धड़कने में प्रॉब्लम होगी, मसल्स काम नहीं करेगी, तो मतलब उसको टोपी पहना देंगे। सबसे पहले ट्रोपोनिन टी बढ़ेगा। ट्रोपोनिन टी हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई एफिशिएंसी फॉर मायोकार्डियल सेल इंसी। ट्रोपोनिन टी क्यों बढ़ता है सबसे पहले, क्योंकि ये हाई स्पेसिफिसिटी शो करता है मायोकार्डियल सेल इंजरी के द्वारा। कार्डियक ट्रोपोनिन एलिवेट सूनर एंड रिमेन एलिवेटेड लॉन्गर देन मेनी ऑफ अदर एंजाइम दैट रिफ्लेक्ट मायोकार्डियल इंजरी। सबसे पहले एक्टिवेट होता है और सबसे लंबे समय तक एक्टिवेटेड रहता है, एलिवेटेड रहता है ट्रोपोनिन्स। देन वी शुड फर्स्टली चेक, सबसे पहले इंक्रीज होता है और सबसे लास्ट समय तक इंक्रीज रहता है। एएलटी, एएलटी क्या होता है, उसको एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जाता है। एएलटी का फुल फॉर्म होता है एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। हमें एल से याद करना है एलेनिन, एल से क्या याद करना है, एलेनिन। इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन द लिवर। एलेनिन लिवर को का एंजाइम जो लिवर की स्वेलिंग या लिवर में प्रॉब्लम को शो करता है। एल से एलेनिन एल और एएलटी एल, तीनों चीजें याद रह जाएंगी। ट्रोपोनिन टोपी पहनाने वाला काम। इट इज फाउंड इन लेजर क्वांटिटी इन द किडनी, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। हार्ट, किडनी और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट तो रहता है बहुत कम मात्रा में। इट इज यूजुअली प्राइमरी टू द डायग्नोस एंड मॉनिटर लिवर नॉट हार्ट डिजीज। ये मेन रूप से लिवर की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए काम यूज होता है। एएसटी, एस फॉर सीरम। एएसटी का फुल फॉर्म याद रखना है, कैसे, एस से रिलेट करना है इसको। किससे रिलेट करना है, ऐसे, सीरम एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। सीरम एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, आल्सो नोन एज एसजीओटी। इसको एसजीओटी के भी नाम से भी जानते हैं। एसजीओटी किसे बोलते हैं, एएसटी को। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। सीरम, एस फॉर सीरम, जी फॉर ग्लूटामिक, ओ फॉर ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज, टी फॉर ट्रांस एमिनेज इज एलिवेटेड। ये एएसटी एमआई के 8 घंटे के बाद एलिवेट होता है। कितने टाइम बाद, 8 घंटे बाद। टोटल एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज एलिवेटेड 24 to 84 24 से 48 घंटे के बाद एलिवेटेड होता है। दोबारा रिपीट करूं, ट्रोपोनिन टी सबसे जल्दी और सबसे लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है। एएलटी एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, फुल फॉर्म याद रखना है, लीवर के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैसे याद रखेंगे, एल फॉर एल। ट्रोपोनिन को कैसे, टोपी। एएसटी सीरम एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। एसजीओटी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, जो कि 8 घंटे तक एलिवेटेड रहता है। टोटल एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से जानते हैं, 24 से 48 घंटे तक एलिवेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, when an older client with heart failure is transferred from the emergency department
टू द मेडिकल सर्विस, व्हाट शुड द नर्स टू द यूनिट फर्स्ट। एक हार्ट फेलियर क्लाइंट का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है मेडिकल सर्विस के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स के लिए? ऑप्शन 1, इंटरव्यू द क्लाइंट फॉर हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के लिए क्लाइंट का इंटरव्यू करना। ऑप्शन 2, असेस द क्लाइंट हार्ट एंड लंग साउंड, क्लाइंट का लंग साउंड और हार्ट साउंड असेस करना। ऑप्शन 3, मॉनिटर द क्लाइंट्स पल्स एंड टेम्परेचर, क्लाइंट के पल्स और टेम्परेचर को मॉनिटर करना। ऑप्शन 4, ऑब्टेन द क्लाइंट्स ब्लड स्पेसिमेन फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लाइंट का ब्लड स्पेसिमेन ऑब्टेन करना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, असेस द क्लाइंट्स हार्ट एंड लंग साउंड, क्लाइंट की लंग और हार्ट साउंड को असेस करना। रेशनल देखिएगा, विथ हार्ट फेलियर द लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने लास्ट वाले वीडियो, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में कंसेप्ट बताया था कि हार्ट फेलियर यदि लेफ्ट वेंट्रिकल का हो देन शी शो सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यदि राइट वेंट्रिकुलर का हार्ट फेलियर हो तो वो सिम्टम शो करेगा किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम का। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, जैसे डिस्निया, उसका हार्ट रेट बढ़ना, उसके लंग्स में क्रेकल साउंड सुनाई देना। यदि राइट है तो उसमें क्या सिम्टम आएगा? जैसे एंकल एडिमा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन का, सॉरी। With heart failure, the left ventricle is not functioning effectively, which is evidenced by increased heart rate and crackle associated with pulmonary edema. तो लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एल से एल याद रखेंगे हम, इंक्रीज हार्ट रेट और क्रेकल एसोसिएटेड, क्रेकल साउंड यदि उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो कौन से साइड का हार्ट फेलियर है? लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है। किसका सिम्टम शो कर रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का सिम्टम शो कर रहा है, न कि सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करेगा तो उसमें क्या? पेडल एडिमा या एडिमा की बात करेगा। कौन सा? एंकल एडिमा। इंटरव्यू द क्लाइंट फॉर ए हेल्थ हिस्ट्री इज डन आफ्टर वाइटल साइन एंड बर्स्ट साउंड आर ऑब्टेन एंड द क्लाइंट इज स्टेबलाइज। उसका इंटरव्यू या उसका हेल्थ हिस्ट्री या हेल्थ असेसमेंट हम उसके बाद करेंगे जब उसका वाइटल साइन, उसकी कंडीशन नॉर्मल होगी। ऑल्दो एन इन्फेक्शन वुड कम complicate heart failure, there are no sign for that indicate the client has, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई साइन शो नहीं कर रहा जो कि उसके इन्फेक्शन को शो कर रहा हो। दिस इज inappropriate for immediate monitoring, it should be done after vital sign and clinical assessment have been completed। ये थिंग्स जैसे ब्लड सैंपल लेना, इलेक्ट्रोलाइट, उसके आईबीजी चेक करना, ये लंग साउंड और उसका असेसमेंट के बाद की प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट प्रायोरिटी यदि दिया हुआ तो सबसे पहले हम असेस शब्द दिया है वो उस ऑप्शन में ढूंढना है, उसको हमें राइट करना है। ये इसका मतलब तुक्का मारने वाली बात है। यदि हमें क्वेश्चन का पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, थ्योरी नहीं पता, तो सबसे पहले हम असेस को प्रायोरिटी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ए क्लाइंट हैज कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्टेड इनटू द ब्रेकियल आर्टरी सो दैट ए सेरेब्रल एंजियोग्राम कैन बी परफॉर्म्ड। एक क्लाइंट है जिसको कॉन्ट्रास्ट मीडियम दिया है ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा उसका सेरेब्रल एंजियोग्राम परफॉर्म करने के लिए लेने के लिए। व्हाट नर्सिंग असेसमेंट इज मोस्ट एसेंशियल इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद कौन सा असेसमेंट, इमीडिएट बाद कौन सा असेसमेंट मोस्ट एसेंशियल है? ऑप्शन 1, स्टेबिलिटी ऑफ गेट। ऑप्शन 2, प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। ऑप्शन 3, ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म्स। ऑप्शन 4, सिमेट्री ऑफ द रेडियल पल्सेस। Guess the correct answer. Correct answer is symmetry of radial pulses. जितने भी कार्डिक कैथेटराइजेशन या कार्डिक प्रोसीजर होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है उसका सर्कुलेशन चेक करना, उसके सिमेट्री चेक करना पल्सेस की। रेशनल देखिएगा, ट्रोमा टू द आर्टरी कैन इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन टू द असेस्ड एक्सट्रीमिटी, दिस इज मोस्ट इजीली असेस्ड बाय चेकिंग द पेडल बायलैटरली, पल्सेस बायलैटरली। सर्कुलेशन, आर्टरी के ट्रोमा के बाद सर्कुलेशन उसका मेन प्रायोरिटी है, उसका असेसमेंट हम पल्स चेक करके कर सकते हैं। क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट आफ्टर द प्रोसीजर सो गेट इज नॉट असेस्ड। क्लाइंट को 6 से 8 घंटे तक बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, मूवमेंट नहीं कराना है, तो उसका गेट नॉनसेंस थिंग्स है। गेग रिफ्लेक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेस्ट। गेग का मतलब है गले का रिफ्लेक्स, निगलने का रिफ्लेक्स, G फॉर गला, तो उसको हम
अफेक्ट नहीं होता है सेरिब्रल एंजियोग्राम में। ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी टेकन इन द अफेक्टेड आर्म। कभी भी जिस पार्ट से डायलिसिस हुआ है, एंजियोग्राम हुआ है, टेस्ट हुआ, उस साइड से या फिर पैरालिसिस हुआ उस साइड से हमें कभी भी ब्लड प्रेशर या उसके नर्सिंग प्रोसीजर मॉनिटर नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ए नर्स इज लीडिंग ए डिस्कशन इन ए सीनियर सिटीजन सेंटर आफ्टर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज फॉर वुमेन वर्सेस मैन। एक क्लाइंट जो सीनियर सिटीजन है डिस्कस कर रहा है नर्स के साथ रिस्क फैक्टर कोरोनरी हार्ट डिजीज की क्या क्या है, वुमेन और मैन को के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। व्हाट शुड द नर्स रेस्पॉन्ड व्हेन आस्क्ड द आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क। क्लाइंट ने पूछा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर कौन सा है, तो नर्स का रेस्पॉन्ड क्या होगा। ऑप्शन 1 ओबेसिटी, ऑप्शन 2 डायबिटीज, ऑप्शन 3 एलिवेटेड सीआरपी लेवल, ऑप्शन 4 हाई लेवल ऑफ एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डायबिटीज। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर क्या है, डायबिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डायबिटीज। रेशनल देखिएगा, रेशनल है डायबिटीज इज ट्वाइस एज हाई ए प्रेडिक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए डायबिटीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो ऑप्शन दिए गए उनमें से, इन वुमेन देन इन मैन, फीमेल्स के अंदर मेल की तुलना में। डायबिटीज कंसील्स द कार्डियक प्रोटेक्शन दैट एस्ट्रोजन प्रोवाइड प्री मेनोपॉजल वुमेन। जो एस्ट्रोजन प्री मेनोपेज से पहले जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो क्या करता है, कार्डियक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वुमेन्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी रिस्क फैक्टर इज कॉमन टू बोथ मैन एंड वुमेन। यदि दोनों की बात करें तो कॉमन सबसे पहले प्रायोरिटी ओबेसिटी को आएगी, वुमेन के अंदर बात करें तो प्रायोरिटी डायबिटीज को आएगी। एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल, ए मार्कर ऑफ द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, इज हार्ट स्पेसिफिक इन प्रिडिक्टिंग द लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर कोरोनरी इवेंट इन बोथ वुमेन एंड मैन। हमेशा याद रखना एलिवेटेड सीआरपी लेवल और ईएसआर दो चीजें हैं, क्या है, सीआरपी लेवल का बढ़ना और ईएसआर का बढ़ना इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को शो करता है। किसको, इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर, इन्फ्लामेशन के टाइम यदि कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है तो उसके अंदर सीआरपी लेवल और उसका ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लो नॉट हाई लेवल ऑफ एसटीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का बढ़ा हुआ लेवल हमेशा अच्छा माना जाता है। यदि इसका लेवल कम है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए वो ससेप्टेबल है। एसटीएल इज ए लिपिड फैक्टर होता है लेस देन 35 mmHg। यदि वो 35 mg पर डीएल से कम है, 35 mg पर डीएल से कम है तो वो क्लाइंट कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए प्रोन है। तो उसका नॉर्मल एसटीएल का लेवल 35 mg पर डीएल से ऊपर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पे मिले तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।